Good evening, dear friends. Firstly, I would like to thank UPSC Time for giving me this opportunity to interact with all of you. एंड काफ़ी समय बाद मैं ये दोबारा कर रहा हूँ जहाँ पे मैं खुद लाइव आके एस्पिरेंट से इंटरेक्शन का मौका मेरे को दोबारा दिया गया है. How we will plan this session is that we'll keep this session for about 45 minutes to 1 hour. And the first 20-30 minutes, I'll just talk about general preparations of UPSC, what my journey has been, and मैं अभी क्या कर रहा हूँ. And hopefully some of that can be useful to some of the aspirants. उसके बाद ज़्यादा वक्त मैं आप लोगों के डाउट्स और आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह है प्रिपरेशन को लेके, प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके, और इफ एनीवन हैज़ क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यूज व्हिच आर अबाउट टू हैपन, उसको लेके भी जो भी आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा. सो firstly, thank you all for joining this session. Regarding regarding me, my name is Adarsh Surbi. मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ. I was born in Hyderabad, but since both of my parents also work in the government, most of my life I have lived in Delhi. So although मैं हैदराबाद में पैदा हुआ था, but my upbringing was in the city of Delhi, wherein I studied in the school of Tagore International till my 12th standard. 12वीं के बाद मैंने आईआईटी दिल्ली में अपनी ग्रेजुएशन करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 साल. और ग्रेजुएशन के समय ही 14 साल में ही मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था. एक इंस्टीट्यूट था ALS. सो वहीं पे मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया. एंड अबाउट माई सेल्फ, I am an IAS officer of 2018 batch. I qualified civil services 2017 with a rank of 393. Then eventually I was allocated the cadre of Telangana and the service of IAS. And abhi I am posted in a district called Khammam. I am posted as Municipal Commissioner of Khammam Municipal Corporation. Khammam is a city of about 4 lakh population, and as the Municipal Commissioner, I am the Chief Executive Officer of the corporation, and I have to see the day-to-day affairs and the sanitation, engineering, revenue works of all the aspects of the corporation. So as I was saying, my main graduation is from IIT Delhi from mechanical engineering, during which I had started the preparation of my exam. And because 14 साल में डिसाइड किया था, और ये डिसाइड भी कैसे हुआ ये भी बताना ज़रूरी है. सो बोथ माई पेरेंट्स आर इन सिविल सर्विसेज. सो इसलिए मेरी मदर जो है, उनका नाम नरसम्मा है, वो अभी IRS इनकम टैक्स में है. मेरे फादर स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो अभी रिटायर्ड है. सो बचपन से ही ये देखा जाता था कि उनके किसी को भी कोई भी तकलीफ है, जनरल सिटीजन को भी, या हमारे क्लोज एंड नियर वंस जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली रिलेटिव्स हैं, वो भी आके बहुत उनको बहुत एक हाई स्टेचर में मानते थे, उनको बहुत रिगार्ड देते थे, उनके ओपिनियन को बहुत रिस्पेक्ट करते थे. और कहीं ना कहीं एज अ चाइल्ड दिस गॉट इम्प्रिंटेड इन माई माइंड. एंड वेन एवर आई वॉज थिंकिंग ऑफ फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज, सिविल सर्विसेज हमेशा एक दिमाग में रहता था. सो जब कॉलेज में हम थर्ड ईयर हमने पूरा किया, उस समय वी वर सपोज टू गो एंड डू इंटर्नशिप इन सम ऑफ द इंडस्ट्री. सो मेरा उस समय एक ITC नाम के एक कंपनी में जाना हुआ. वहाँ पे आई वॉज वर्किंग इन अ टोबैको फैक्ट्री इन गुंटूर. Then I realized that this is not what I wanted to do, although it was paying well and it had a good career aspect in future. But मुझे कहीं ना कहीं लगा कि this is not what I wanted to do. I want to do something else where I can give back to the society, and which is also fun, and I can also learn along the way. So इस वजह से मैंने फिर 4th ईयर में I started preparing for civil services. एंड प्रिपरेशन के दौरान मेरे को काफ़ी मज़ा भी आने लगा, और कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द डिस्कशंस विद टीचर्स, और जो हम लाइव डिबेट्स वगैरह भी देखते रहते थे, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी जागरूक हुआ. और इन सब के तहत ही मैंने सिविल सर्विसेज 2016 का एग्ज़ाम दिया. एंड बिकॉज 2016 में ही मैं क्वालिफाई हुआ था, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था कि मैं एक ऑप्शनल के लिए चूज़ करूँ और मैं प्रिपेयर करूँ. सो मैंने मेरा ही जो सब्जेक्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने उसी सब्जेक्ट के साथ ऑप्शनल के पेपर्स दिए. सो
एंड आई वाज लकी इनफ, CAC 2016 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ एंड आई वाज लकी इनफ टू गो अंटिल मेंस. बट मेंस में बिकॉज माय प्रिपरेशन वाज नॉट एट पार, मेरा मेंस में आई कुड नॉट क्वालिफाई द मेंस एंड रीच द इंटरव्यू स्टेज. एंड बाय द टाइम आई लुक्ड बैक, जब CAC 2016 तब लगभग मई में प्रीलिम्स हुए थे, और जो मेंस का रिजल्ट आया था दिसंबर के अराउंड मेंस हुए थे, और फरवरी में मेंस के रिजल्ट्स आ गए थे. और मेरे को अभी भी याद है उस वक्त मेरे को बहुत बुरा लगा था कि मेरा मेंस में नहीं हुआ. एंड आई हैड डिसाइडेड दैट मैं अब दिल्ली छोड़ के जाऊंगा, बिकॉज दिल्ली में रहूंगा तो बहुत दोस्तों के साथ मेरा वक्त गुजर रहा है, और जो समय मैं पढ़ाई में दे सकता हूँ वो मैं कहीं और बिता रहा हूँ. तो फिर मैं हैदराबाद चला गया, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स वर ऑल्सो स्टेइंग. और फिर मैंने घर पे, और बिकॉज मेरा कोचिंग वगैरह सब हो चुका था, फिर मैंने घर पे बैठ के ही सारी तैयारी की. ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी सारे थे, और उस समय टेस्ट वगैरह भी काफ़ी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके थे. So 2017 February onwards, I started preparing from Hyderabad. And in the next year, और इस समय मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंस मैंने मेरी जो ऑप्शनल पेपर्स थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उसमें दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ऑप्शनल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड वेरी हाई स्कोरिंग होता है एज अ परसेंटेज. अगर हम देखें तो एज अ परसेंटेज इफ यू सी, ऑप्शन में मार्क्स स्कोर करना इज़ वेरी ईजियर कंपेयर टू GS 1 2 3 4 कंबाइंड. सो इस वजह से मैंने ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया. एंड फाइनली इन 2017 एग्ज़ाम आई कुड क्लियर द मेंस, एंड आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू. और इंटरव्यू भी लकीली गॉट थ्रू इंटरव्यू एज वेल, एंड आई वाज सिलेक्टेड इन द सर्विसेज. सो दिस वाज माय जर्नी. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब 2017 में मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तब it was like 1 week before the essay date. So essay is the first exam generally. So first day essay का exam था, और उसके एक हफ्ते पहले I started developing some infection on my backbone. There was a small large kind of a thing, और उसकी वजह से छोटा सा दाना टाइप का मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे होने लग गया था. एंड इट स्टार्टेड ग्रोइंग, इट स्टार्टेड बिकमिंग बिग राइट एट माय टेल बोन. एंड उसकी वजह से थोड़ा बैठने में भी दिक्कत हो गई थी मेरे को. और ऐसा लग रहा था कि अगर मैं 1-2 घंटे भी अगर मैं बैठ के कुछ लिख रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ऑल अक्रॉस माई बैक. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट. देन फाइनली कैसे ना कैसे मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो देना ही है, अब क्या ही होगा. तो ऐसे के पेपर में बैठने के बाद जब ऐसे दिया, 3 घंटे बाहर आया, देन इट वॉज द पेन वॉज एक्सक्रूशिएटिंग एंड आई कुड नॉट डू इट एनी मोर. I just gave up and I told my parents that we have to go and see the doctor. And we went, we met the doctor. The doctor said that it has to be surged, it has to be operated, and it has to be operated immediately. We cannot let you go and give the exams any further. Thankfully उसके अगले दिन छुट्टी थी और उसके बाद ही एग्जाम्स थे. But I told my doctors that listen, I have been preparing for this exam for a whole year now. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट मैं ये सब छोड़ के मैं आपके पास ऑपरेशन के लिए आ जाऊँ. आपको ये प्रोसीजर अभी करना है, अभी आप कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, नहीं तो मैं फिर एग्ज़ाम के बाद आके प्रोसीजर करवाऊँगा. Then the doctors were forced to operate on me then and there without any anesthesia, and it was one of the most painful experiences I've had in my life. But because of that, like there was a lot of bleeding, and it was surgery done without any general anesthesia. And every day I had to go to the hospital to get it dressed. And but thankfully उसकी वजह से बैठना जो है काफ़ी आसान हो गया था. So then I did not face any issues of pain or whatsoever. And एक और फ़ायदा भी था इसकी वजह से. एग्ज़ाम के कुछ 2-3 महीने पहले कहीं ना कहीं हम सब लोग काफ़ी टेंशन ले लेते हैं. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, स्पेशली फॉर पीपल हु आर गिविंग द एग्जाम फॉर सेकंड और थर्ड टाइम और इवन मोर. सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है. आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, आई वॉज नॉट ईटिंग प्रॉपरली. और मैं कुछ भी कर लेता तो आई डोंट थिंक दैट आई वॉज फिट इनफ टू गिव द एग्ज़ाम दैट ईयर 2017 में. सो थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स ने मेरे को इतने सारे एंटीबायोटिक्स, इतने सारे पेन किलर्स, इतने सारे स्टेरॉइड्स वगैरह मेरे को दिए दैट आई वाज स्लीपिंग फॉर अ कंप्लीट 8 to 9 आवर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड इसकी वजह से आई थिंक इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज अ वेरी काम माइंड, अ वेरी रेस्टेड माइंड is one of the most important exams, one of the most important thing for the civil services exam. बिकॉज हम जितना पढ़ते हैं वो एक तरफ है,
हम क्या एग्ज़ाम में सोचते हैं, क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में क्या चलता है और वो हमारे पेपर में कैसे आउटपुट की तरह बाहर आता है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। देर आर ओकेजन्स जब मेरे मॉक टेस्ट में या इवन इन द प्रीलिम्स एग्जाम, जब मैंने सोचा कुछ पूरा कैलकुलेट किया, आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज वन क्वेश्चन की कंट्री ए से या स्टेट ए से स्टेट बी जाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने क्रॉस करके हम जा सकते हैं। दिस वाज इन वन ऑफ द प्रीलिम्स, 16 या 17 के प्रीलिम्स में था। और प्रीलिम्स के पहले मैं ज़्यादा सो नहीं पाया था, मैं 3-4 घंटे ही सो पाया था, और तब भी काफ़ी स्ट्रेस में था कि कुछ कोई चीज़ रह तो नहीं गई, वो पढ़ लो लास्ट मोमेंट में। एग्जाम हॉल आने के 10 मिनट पहले भी मैं बैठ के रट रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, डीपीएसपी कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। बट जब एग्जाम में पहुंचा, तो जब एक सिंपल सा क्वेश्चन ए से बी के बीच में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, और मेरे को पूरी इंडिया की मैप पता है, कौन से स्टेट्स कहाँ पे है, ये भी मेरे दिमाग में, और मैंने पूरा कैलकुलेट किया, नंबर भी सही आया, मैंने रफ में भी सही आंसर लिखा, पर जब टिक करने की बारी आई तो मैंने गलत टिक कर दिया। और मुझे आज तक नहीं समझ आया कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। बट समटाइम्स लैक ऑफ स्लीप एंड लैक ऑफ रेस्ट कैन मेक यू डू सच थिंग्स विच यू डू नॉट इंटेंड टू, एंड काफ़ी उसकी वजह से नुकसान भी होता है, स्पेशली वन प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में एवरी क्वेश्चन एंड एवरी मिनट मैटर्स। सो माय फर्स्ट एडवाइस वुड बी, स्पेशली एग्जाम्स के बीच, प्रीलिम्स के एक दिन पहले, और जब मेंस आर गोइंग ऑन दोज 5-6 days and 1 week before the mains, please take rest properly, please ensure you get sufficient sleep, because nothing is more important than that. If you screw up your exam, if you get sleepy in your exam the next day, then you will be having a lot of issues. So finally, in 2017, I was given Telangana cadre. Telangana cadre mein I worked in various capacities, starting from assistant collector. Then also I was in Khammam district, and then I was transferred to Muligu district, and now I have again come back to Khammam district. So this is a brief of my journey. This is how I have studied for the exam, and this is what I did. Now let us move on to the preparation part, कि कैसे क्या करना चाहिए, और in my opinion what is the thing that will help aspirants as a whole. So first thing, uh, because I am also told that I have to motivate some of you. Some people also look for inspiration in people like us. For cracking any exam or for achieving anything in life, you require 3 Ds. So it is known as the 3D formula. So ये 3 Ds क्या क्या है? So first one is your determination. So whether you are determined enough to go and get it. So if I say that मेरे को सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना है, द फर्स्ट थिंग बिफोर एनीथिंग कम्स इज माय डिटर्मिनेशन। क्या मैं डिटर्मिन्ड हूँ कि मैं जाके उस एग्जाम को क्रैक कर सकूँ? Yes or no? Am I determined enough to put efforts much more than anybody else to go and crack that exam? If the answer is yes, then I have a shot at the exam. Second is dedication. मैं कितना डेडिकेटेड हूँ इस एग्जाम के लिए। इन 2 साल जो मैंने बताया, 2016, 17, 17, 18, 2 साल आई हैड कम्प्लीटली मूव्ड आउट ऑफ सोशल मीडिया। मेरा ना इंस्टाग्राम पे कोई प्रोफाइल था, ना मेरा व्हाट्सएप चलता था, व्हाट्सएप वॉज ऑफ। एक बस एक गूगल हैंगआउट था मेरे पास, जिसमें हम गिन चुन के 3-4 लोग थे जो यूपीएससी प्रेप करते थे। एक मेरा मैकेनिकल का दोस्त था, मैं उससे मैकेनिकल के डाउट्स पूछता था। 2 दोस्त मेरे और थे जो जनरल स्टडीज़ पढ़ते थे, मैं उनसे जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स वगैरह हम डिस्कस करते रहते थे। Apart from that one single app, there was no other app. I was not on Facebook, I was not on Instagram, I did not have WhatsApp. I was dedicated to the cause, the cause being the preparation of civil services. So अगर आप भी डेडिकेटेड हो, आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, यू विल हैव टू यू विल हैव टू लेट गो ऑफ देम। उसके बिना आपका प्रिपरेशन में आपको बहुत रुकावटें आएंगी, उसके बिना आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे, and if you are not dedicated, then you will not be able to give your 100% to the exam. So determination, dedication अगर आप में है, then the third D is discipline. And I would rate discipline much higher and much more important than determination and dedication, because you might be determined, you might be dedicated. If you are not disciplined, then I'm sorry boss, you will not be able to go and walk the mile. By disciplined I mean that for the next 2 years, because assuming that सबकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, for the next 2 years you have to be disciplined. You have to study every day for 8 hours, every day.
यस, कुछ दिन कभी कभी हो सकता है कि आप 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है आप ज़्यादा आवर्स यू विल स्टार्ट टू पुट इन। बट हम जैसे मेरे काफ़ी दोस्त थे जो पढ़ते थे मेरे साथ, वो बोलते थे कि मैंने आज 12 घंटे पढ़ा। लेकिन 12 घंटे कैसे, वो बंदा सुबह 7 बजे उठता था, फिर शाम के 7 बजे तक पढ़ता था, खत्म कि 12 घंटे, 7 से 7 देखा टाइम हो गया तो 12 घंटे। बट एक्चुअली वो बीच में खाना खाता था, बीच में टीवी देखता था, इंस्टाग्राम पे मीम्स देखता था, उसके दोस्तों वोस्तों से भी फॉरवर्ड्स आते थे, कई बार कभी फ़ोन आ गया तो बाहर बात करने चला गया। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो टेक इट लाइक अ टिप। मैंने जो किया था, आई हैड अ स्मॉल स्टॉप वॉच। अमेज़न में मिल जाता है 200-300 रुपए का। ये मेरा एक दोस्त है अर्चित, उसने मेरे को बताया था, वो भी यूज़ करता था और मैंने भी उसी से उठाया है। अ वेरी स्मॉल स्टॉप वॉच जिसमें जस्ट स्टॉप एंड गो का वो रहता है, एंड इट विल काउंट द नंबर ऑफ आवर्स यू आर डूइंग समथिंग। सो जैसे ही आप पढ़ने बैठो, उसको आप स्टार्ट कीजिए। Whenever you are taking any breaks in between, be it anything, be it for drinking water, be it for going to the washroom, कि तुम्हारे दोस्त का फोन आ गया, तुम्हारे बॉस का फोन आ गया, पेरेंट्स का फोन आ गया, you have to take that call. Just pause that stopwatch, come back again. Once you start studying again, then switch it on once again. अगर आप ऐसा करेंगे, आपको सही में पता चलेगा कि आप असली में कितने घंटे एक्चुअली इनपुट दे रहे हो। बिकॉज कहने के लिए साथ से साथ में बैठ गया, 12 घंटे मैंने पढ़ लिया इज वन थिंग, बट एक्चुअली 12 घंटे बैठ के आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। So this efficiency of 50% to 80% is what generally all of us will rely on. But once you start this practice of stopwatch and accounting for every minute, then you will know that where you are wasting your time and how much important that time is, how important that time is. So please buy a stopwatch. And discipline is very important, guys. Discipline के बिना कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। वो भले ही मिल्खा सिंह क्यों ना हो, भले ही मोहम्मद अली क्यों ना हो, शाहरुख खान, किसी को भी देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर, लियोनेल मेसी, anybody, any personality who has become successful in life has to be disciplined. सुबह 7 बजे आपको ट्रेनिंग में आना है तो आना है। सुबह 7 बजे आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है। आपको न्यूज़पेपर उठाना है तो उठाना है। हर रोज 8 घंटे आपको क्लॉक इन करने हैं, तो यू हैव टू डू इट। If you are disciplined, you will become successful in life. That is the underlying story, and there is no further thing. आप इंस्पिरेशन बोल लो, मोटिवेशन बोल दो, कुछ लोग बोलते हैं कि हम डीमोटिवेटेड होते हैं। बी इट थ्रू थिक एंड स्टॉर्म, बारिश हो रही हो बाहर, धूप आ रहा हो, रात हो गई हो, आपको 8 घंटे क्लॉक करने हैं। इफ यू कैन गारंटी दिस फॉर एवरी सिंगल डे फॉर द नेक्स्ट 2 years, then definitely you will crack this exam. I am giving you my word. That is the part of discipline. And इसी पे अगर मैं build करूँ, there are several examples that I can give you. I'm also fond of reading non-fiction books. Sapiens happens to be one of my favorite books, but there is a book called Atomic Habits. Atomic Habits by James Clear. अगर आप लोग उसको पढ़ सके तो प्लीज गो थ्रू इट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड अ वेरी गुड बुक फॉर not just cultivating good habits but also to motivate you, and it gives you very good examples as well from where you can learn. So उसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें एक एग्जांपल जेम्स क्लियर ने बताया कि देयर इज अ साइकिलिंग टीम। इट इज अ टीम ऑफ सम 7-8 members. इट इज अ साइकिलिंग टीम ऑफ द कंट्री यूके। सो यूके की जो साइकिलिंग टीम थी, इट वाज नॉट इन वेरी गुड शेप। दिस वाज बिफोर द ईयर 2000s. So it was not in very good shape, and they tried everything. The bosses tried everything. They got good coaches, they got good players. They trained. They sent players to foreign countries to get them trained. They changed cycles, etc. But nothing seemed to be working. Then there was one coach जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक श्योर दैट द यूके टीम विंस इन 2 or 3 years. In the next 3 years, I will ensure that UK team will win the Tour de France or the other cycling events that were famous across the world. So this guy was brought in. Then he added small changes to every aspect of an athlete. जैसे मैं अगर एक साइकिलिस्ट हूँ, उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि what is the type of clothes I am wearing. Then they design specific to the person. If there are 7 people, specific to every person कि उसको कैसी क्लोथिंग पहननी चाहिए ताकि जब वो साइकिलिंग करे, विंड शेयर और विंड की वजह से जो रेजिस्टेंस आता है वो थोड़ा कम हो। ऐसे ही उन्होंने साइकिल्स के लिए किया कि साइकिल का वेट कितना होना चाहिए, किस मटेरियल का बनना चाहिए, कार्बन फाइबर का, एल्यूमिनियम का। एवरी पार्ट ऑफ द साइकिल पार्ट वाज रिपेयर्ड एंड ट्यून्ड with respect to the personality who was about to sit on it. Then, because this is a cycling event, it pans out for days. It pans out for several hundreds of kilometers and for a number of days. तो मेरे को जाके उस सर्किट में देर विल बी होटल्स, मेरे को जाके उधर ही सोना पड़ेगा। देन अगले दिन अगेन एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होना पड़ेगा विद अदर रेसर्स। सो रात को नींद इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो उन्होंने रिसर्च किया कि किस टाइप के पिलोस में और किस टाइप के मैट्रेसेस में अच्छी नींद आती है, विच कुड अगेन डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो ऑल स्पोर्ट्स पर्सन वर आस्क्ड टू कैरी देयर ओन पिलोस to these sporting events. Then the kind of helmet, then the type of shoes, the type of socks, the type of soap, because कई बार सोप की वजह से एलर्जीज वगैरह भी हो जाते हैं. एंड द many people do not like to share their soaps, etc. The kind of food people carried, packed food, packed juices, etc., etc. The type of water, each and everything, not just pertaining to the racing. If you've been listening to me, I have not been saying things that were pertinent only to the cycling race. तो बिकॉज उसमें हम सोचते हैं साइकिल ठीक कर दो बस हो जाएगा. बट एवरी अदर थिंग ऑफ योर लाइफ एज वेल was attuned, was was repaired, was was tried and tested, which was best fit for that person. And उसके बाद within a year, I think within a year or two, they had won all these events. And they did not just win once, they kept winning it again and again and again and again. So that's why winning, if done properly with discipline, is not a event out of the box. It becomes a habit. So you have to develop your habits. आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको रात को you have to sleep early. If you are an early riser, you have to sleep early. But if you are partying with your friends रात के 12-1 बजे तक, and then you expect कि आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ोगे, that won't happen. आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, यू हैव टू स्विच ऑफ योर फोन एट अ पर्टिकुलर टाइम, यू हैव टू स्विच ऑन द स्टॉप वॉच. Small things will matter. What kind of diet you are eating. If you are eating fast food every day, you'll put on a lot of weight. That will change the way you breathe, that will change the way you think, etc., etc. So do not restrict your preparation to the books, to the syllabus. Your preparation for civil services exam is not just a preparation for the exam, it is a preparation for your entire personality. इसी वजह से इंटरव्यू को भी पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं. दे ऑल्सो टेस्ट योर पर्सनालिटी एंड नॉट जस्ट द एग्जाम. Even after the exam, when you join the services, IAS, IPS, IRS, any other service that you join, that will test your personality. So it is better that if you are started preparing for the civil services, you also start investing in your personality. You become a better person every day. There's a saying that it's a simple maths, 1.01 to the power 365 is about 33, 34. So every day, if you are able to better yourself by 1%, then your curve will go exponentially. It will rise exponentially after a long period of time. But 1 year is a good enough time for you to realize those exponential gains. But if you do not work and if you start depleting 1% every day, 0.99 to the power of 365 is zero. So you have to ensure that जिस जिस लेवल पे आप आज हो, tomorrow you are at a much bigger level, or at least 1% better than you are today. And if you set out with this mindset, then you will definitely be successful. Now coming to the hardcore preparation of how to study and what to study, I will tell you what all I did. I do not want to go about कि बुक लिस्ट क्या पढ़नी चाहिए. आई एम श्योर कि आप सबको पता है कि बुक लिस्ट क्या है. आपको नहीं भी पता है तो देयर आर लॉट ऑफ अदर टॉपर्स हु हैव रिटन ब्लॉग्स. हर टॉपर लिखा है. मेरे बैच के जो टॉपर है अनुदीप ने भी लिखा है. हर्षा, ही वाज रैंक 6 इन आवर बैच, ही हैज आल्सो रिटन ब्लॉग. यू कैन रेफर टू दीस ब्लॉग साइट्स जहाँ पे उन्होंने वेरी स्पेसिफिकली बुक लिस्ट मेंशन किया हुआ है कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, आपको नितिन सिंघानिया और ये सारी चीज़ें पढ़नी है, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, इकोनॉमिक्स के लिए आपको रमेश सिंह या कुछ और. तो बुक लिस्ट इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक टू द पर्सन, बट बाय एंड लार्ज कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है. मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज, जो सीबीएसई की एनसीईआरटीज है, पहले वो पूरा कीजिए. उसके बाद देन यू कैन गो ऑन टू द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ पॉलिटी और हिस्ट्री और व्हाटसएवर. So, and regarding mains, there are 2 or 3 aspects that I want to mention. अगर हम एक जिस कैलकुलेशंस अगर हम करें, सो हर पेपर 250 मार्क्स का होता है मेंस में. सो जीएस 1 2 3 4 250 मार्क्स ईच. दिस इज अ कंबाइंड स्कोर ऑफ 1000. एंड ऑप्शनल के 2 पेपर आते हैं 250 ईच. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस यूज्ड टू बी द पैटर्न. सो ऑप्शनल के हो गए 500 मार्क्स और जीएस 1 2 3 4 के कंबाइंड हो गए 1000 मार्क्स. नाउ इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स, पिछले साल के, पिछले से पिछले साल के, तो पिछले 5 सालों के टॉप 100 रैंकर्स जो हैं, टॉपर्स जो हैं, उनके अगर आप मार्क्स उठा के देखें, यू विल नोटिस वन थिंग
दैट जीएस 1 2 3 4 में तो अबव एवरेज मार्क्स ये टॉपर्स के आते हैं, दे आर जनरली अबव एवरेज. एवरेज इन जीएस 1 2 3 4 would be somewhere around 380 390, and above average would be somewhere around 420 430, and maybe some very good a very few number of people they manage to score more than 450 460 etc. So and 490 is like it used to be like the best score in our years. 490 500 अगर आगे तो GS में तो that is like the best score. But compare it to the optional. So जीएस में तो कम कम स्कोर्स ही, जीएस में जनरली अराउंड एवरेज ही घूमते रहते हैं. जैसे मेरे भी अराउंड 410 इतने मार्क्स थे जीएस में, बट मेरे ऑप्शनल में आउट ऑफ 500 आई स्कोर 316 मार्क्स. So 316 in my mechanical paper 1 and paper 2 combined, 316 marks out of 500. So if you see this, and I'm not just talking about mechanical, people scored very well in anthropology in our year. They scored 330 plus also, 340 भी मैथ्स में आई थिंक एक बंदे ने स्कोर किया था. बट जीएस 1 2 3 4 में वी वर ऑल अराउंड 410 420 430 390 इस जोन में थे, अबाउट 380 to 450 के बीच में. So if you see as a percentage of marks, I'm comparing GS 1 2 3 4 versus optional 1 and optional 2. So GS 1 2 3 4 is for 1000 marks, and the best of the best candidate will only get 500. It is very difficult to cross 500 in GS 1 2 3 4. आपको हर पेपर में 100 के ऊपर, मतलब 120 130 के ऊपर क्रॉस स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप you will reach 500. But in optional it is very easy to score 300. And 500 out of 1000 in GS 1 2 3 4 in 4 papers combined, if you're scoring 500, that's 50%. And if you're scoring 300 out of 500 in just 2 papers, that is 60%. So as a percentage of marks, it is always wiser, it is easier, it is wiser. एंड क्योंकि ऑप्शनल है, आपका सब्जेक्ट है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है वो सब्जेक्ट चूज करने के लिए. आप अपना ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट ले सकते हो. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, यू कैन चूज अदर सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But it is much more convenient, it is much more wiser to invest your time in the optionals. क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके आप 300 320 330 340 अगर आप इतना स्कोर करोगे, then you are already ahead of the league. Because if you do not score this, then you might not be in top 100. And if you are aspiring to become an IAS officer, you have to be in the top 60 70 ranks. So 300 out of 500 can be done, and it is very doable. ऑप्शनल आपका पेपर है, आपका सब्जेक्ट है, आपका ग्रिप है. पेपर प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा ज़्यादा आसान है बिकॉज द सिलेबस इज लिमिटेड. बट इन जीएस दैट इज नॉट सो. स्काई इज द लिमिट. जीएस में कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे, हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकते हैं, बायोलॉजी में कुछ भी पूछ सकते हैं, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, देयर इज द सिलेबस इज सो वास्ट, it is almost impossible to score 500 out of 1000. And it is also subjective. You might write the correct answer, but the checker might not feel that you have written it well. The checker might feel that it should have been supported with a diagram, and you might not have put a diagram. And the worst case scenario, the checker might feel that your writing is not even legible. वो वहाँ पे इरिटेट होके आके और भी नंबर काट सकता है. तो lot of ifs and buts, lot of variables in GS 1 2 3 4. It is always wiser to invest in options. So अगर आपने अभी तक भी डिसाइड नहीं किया आपका ऑप्शनल एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड काफ़ी मेंटर्स वगैरह भी इस बात को स्ट्रेस नहीं करते हैं, बट आई एम स्ट्रेसिंग इट अगेन एंड अगेन. ऑप्शनल विल बी अ गेम चेंजर. अगर आप स्ट्रांग हो आपके ऑप्शनल में, देन देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम. हो सकता है कि आपके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट यू स्कोर एवरेज इन जीएस, यू स्कोर अ लिटिल गुड इन एसए, एंड यू स्कोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन ऑप्शनल, देन यू विल बी इन द लिस्ट. और ऐसे बहुत लोग कर चुके हैं और हर बार करते हैं और हर बार सक्सेसफुल होते हैं. सो डू नॉट, आई एम नॉट आस्किंग यू टू इग्नोर जीएस 1 2 3 4, इन्वेस्ट इन देम एज वेल. बट अगर दिन के 8 घंटे हैं तो इन्वेस्ट इक्वली और मोर इन ऑप्शनल एग्जाम्स एज वेल. बिकॉज ऑप्शनल्स अगर आप छोड़ेंगे, कई लोग छोड़ देते हैं कि प्रीलिम्स आ गया, 3 4 महीने पहले ऑप्शन छोड़ दिया, प्रीलिम्स हो गया, उसके 1 महीने तक भी जीएस ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद मेंस क्वालिफाई हो गए तब जाके ऑप्शन उठाया कि चलो भाई ऑप्शनल देख लेते हैं क्या था इसमें. प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज इन्वेस्ट इन योर ऑप्शनल. कीप रिफ्रेशिंग योर ऑप्शनल. ऑप्शनल एग्जाम्स को भी, उसके भी मॉक टेस्ट दीजिए. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो मॉक्स वगैरह लेते हैं हर सब्जेक्ट में, उसके भी मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, उसके पैटर्न्स देखिए, उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस देखिए, और देन यू कैन बी स्ट्रांग इन ऑप्शनल. दैट इज माय बॉटम लाइन ऑफ द डिस्कशन. And coming to the preparation of mains,
मैंने क्या क्या किया था, सबसे पहले यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे. आई वाज रेफरिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द इंडियन एक्सप्रेस Delhi edition. So Indian Express के कई सारे versions हैं. In the south there is New Indian Express. In the north Delhi edition काफ़ी famous है. तो I would request all of you to start reading the Indian Express as well. But इतने विस्तार में मत पढ़िएगा. Don't take 2 or 3 hours to just study the newspapers. Be strategic in addressing the newspapers. So what I used to do was I used to read the Hindu religiously कि जो भी important item है, जो भी syllabus है उसमें अगर वो item fit हो रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं उसको पूरी तरीके से पढ़ता था. एंड आई यूज टू ऑल्सो रीड द एडिटोरियल्स एंड आई यूज टू मेक नोट्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग नोट्स. सो आप दिन का 2 घंटा, आप 1.5 से 2 घंटा न्यूज़पेपर्स के लिए रख सकते हैं, स्पेशली इन द इनिशियल 6 months ऑफ योर जर्नी, बिकॉज न्यूज़पेपर्स विल not just give you knowledge but they will make you enter into this ocean of current affairs, और आपका इंटरेस्ट वो जागृत करेगा. तो जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सो से यू कम अक्रॉस सम एग्जांपल ऑफ एनी न्यूज़. लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट. ये जनरली बहुत चलता रहता है, हर साल इस पे क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड होते हैं. एंड दीज डेज इट इज ऑल्सो हैपनिंग इन द, it was also in the news in the state of Telangana, in Tamil Nadu, etc., etc. So suppose you come across an example of this news जहाँ पे Governor Madam had said something against the ruling government of a state. Say this is the example. Now what can you do? What is the, you can just read the newspaper and ignore, hope that you remember the important points in that when the exam comes. That is not a good thing. You should have A4 sheets ready. उसको एक A4 sheet में start making bullet points of the knowledge part of that article. अगर उस article में there is any reference of some constitutional provisions pertaining to the article, some laws pertaining to the governor, constitutional provisions pertaining to the governor, some laws, some international conventions, or some Supreme Court judgments pertaining to governors, some commissions. देयर आर सरकारिया कमीशन, देयर वाज पंची कमीशन रिपोर्ट्स. ऐसे रिपोर्ट्स की बात की गई है, तो आप उन सबको अंडरलाइन करके आप उनका नोट बनाइए एंड ओनली मेक नोट ऑफ द फैक्ट्स. डू नॉट मेक नोट ऑफ द ओपिनियंस ऑफ सम पर्सन इन दैट आर्टिकल. दैट माइट नॉट बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ओपिनियन आपको फॉर्म करना है. रीड ओपिनियंस, make note of the facts. Once you have all the facts in your hand, then I would request you to open Lakshmi. What I would do was I would open the book of Lakshmikant. उसमें गवर्नर के चैप्टर में चले गए, एक बार जस्ट रन थ्रू कर लिया, बिकॉज बाय दिस टाइम मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है लक्ष्मीकांत से गवर्नर के चैप्टर वगैरह. मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ उसी नोटबुक, उसी बुक में. मैं ऊपर हेडिंग्स पे उसका समरी लिख चुका हूँ. एक पेज का समरी आप उसी बुक पे ऊपर नीचे अगर लिख लेंगे तो व्हेन यू हैव टू रिवाइज इट विल बी अ लॉट इजियर. और बुक आप गंदा करो यार, बुक बुक ऐसे बहुत लोग बहुत ऐसे उसको होली बाइबल की तरह बचा के रखते हैं. देयर इज नो नीड. प्लीज राइट ऑन द बुक इटसेल्फ, बिकॉज आप कितना पेज उसको आप कहीं और रखोगे, देन आपको इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करनी है. इट इज़ नॉट, इट बिकम्स वेरी हेक्टिक. आप बुक में ही अंडरलाइन कीजिए, बुक में ही लिखिए, बुक को गंदा कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू आर रीडिंग यू रीड योर ओन नोट्स इन दैट वेरी पेज. सो दिस इज द परिटोस प्रिंसिपल की आप अगर मैं 100 वर्ड्स आपको दूँ, it can be summarized in 20 words. So any 100% of the work, 20% will be like really, really important. 80% of importance will come from that 20% only. If you are a salesman, if you are running a shop, आपके पास जो 20% of the items होंगे ना, they will be responsible for 80% of your revenue. So you have to be very strategic in your moves. So अगर आप प्रीलिम्स के एक दिन पहले बैठ के पूरा गवर्नर का चैप्टर पढ़ रहे हो, then that will not work out, boss. What you have to do is हर पेज में जितने भी, हर पेज में लगभग 200-300 वर्ड होते हैं, उनको आप रिड्यूस कीजिए. उनको आप रिड्यूस करके 30-40 वर्ड्स में उसी के ऊपर लिख दीजिए. और हर पेज में हर वर्ड इंपॉर्टेंट भी नहीं होता. So whatever is the summary of that page and whatever is important in that page, please highlight it there and write it on the page itself, so that next time when you read that chapter, then you can understand. वो एक लाइन पढ़ के आपको उस पूरे पेज का सिनॉप्सिस मिल जाना चाहिए. Your notes should be that powerful. So read your books like this. सो जब आप गवर्नर का एग्जाम देखोगे न्यूज़पेपर में, प्लीज ओपन द बुक ऑफ पॉलिटी एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस, वेरी क्विक ग्लांस की. कुछ मेरे को याद तो नहीं है, और ऐसा बहुत बार हुआ कि आपको याद नहीं होगा और आप उसको पढ़ लीजिएगा.
or it will only take you 5 minutes, 10 minutes, but such important topics, if you're forgetting a very crucial step, because गवर्नर का टॉपिक प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, so you cannot afford to forget it. So read there. Then once you're done with it, then you just open your internet and read about the important reports. There is the Sarkaria Commission report, Punji Commission report, some important judgments. Supreme Court has given a lot of judgments on the example of governance. Several high courts have given examples. And if you have not done this before, then do it now. एक A4, उसी A4 शीट के अटैच डॉक्यूमेंट्स में या किसी नोटबुक में, आपके पॉलिटी के नोटबुक में, you please write down all of these things. Sarkaria Commission report findings, make 5 6 bullet points. Punji recommendation, Punji Commission recommendation, make 5 6 bullet points. Supreme Court judgment number so and so, this so and so versus so and so. Write the operative part of the judgment. Once you do this for आपके पहले आर्टिकल में, अगर आपने गवर्नर के एग्जाम्पल के लिए अगर आपने ये कर लिया, आपकी जिंदगी में आपके प्रिपरेशन के टाइम पे जब भी गवर्नर का एग्जाम्पल आएगा, यू जस्ट हैव टू डू इज रिट्रीव दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जस्ट गो थ्रू इट अगेन. आपका माइंड रिफ्रेश होता रहेगा. सो दिस एग्जाम इज अबाउट बीइंग स्मार्ट, बीइंग डिसिप्लिन्ड and storing your information and refreshing it as soon as possible and whenever you want to. सी प्रीलिम्स के बाहर आके कई लोग बोल देंगे कि मेरे को 2 घंटे दिया होता तो मैं फेल देता इस एग्जाम को, मेरे फोन में, मेरे हाथ में फोन होता तो, इंटरनेट होता तो मैं फेल देता. कोई भी कर सकता है वो. बट what you are doing in those 2 hours inside the exam hall is what is important. So my example was कि अगर गवर्नर का एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में आया, आप उसको लार्जर पिक्चर में कनेक्ट करिए. डू नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू करंट अफेयर्स, connect it to your static part of the notes. Connect it to your static part of the notes so that you are well aware. Another example can be कुछ कि मान लीजिए सीरिया के किसी सिटी में अटैक हुआ है. This was back in the day. ISIS used to be a lot of news. And what I used to do was, जब भी अटैक, कोई भी इंटरनेशनल सिटी में कोई कन्वेंशन हुआ या कुछ भी हुआ, सीओपी कुछ हुआ कहीं पे, इजिप्ट में इस साल हुआ, तो कहाँ पे हुआ है वो, क्या है, जस्ट ओपन योर एटलस एंड सी इट. इफ नॉट योर एटलस, जस्ट ओपन अ टैब इन योर लैपटॉप या आपके फोन में आप चले जाइए एंड जस्ट लोकेट इट इन गूगल मैप्स एंड जस्ट स्किम थ्रू. इफ यू आर अ टूरिस्ट देयर, आप कहाँ कहाँ जाते, आसपास कौन से सिटीज है, कौन से स्टेट्स है, कौन सी नदियाँ है, कौन से ओशंस है, ऊपर कौन सी कंट्री है, नीचे कौन सी कंट्री है. बिकॉज दिस इज वॉट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू बी. यू, if not anything, the basic aspect of a civil servant is that you have to be a little more curious than others, because उसके बिना आप उसको रीजंस नहीं मिलेंगे. आपको आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी. सो जस्ट बिकॉज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल आया है कि सीरिया के ऊपर, सीरिया का पढ़ के उसको साइड में रख दिया, वैसा नहीं चलेगा. सीरिया कहाँ पे है, आप आपके वर्ल्ड मैप पे लोकेट कीजिए, उसके आसपास क्या क्या है वो भी देखिए. So connect your newspaper current affairs to your static part of the syllabus. Once you start doing it, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, आपको लगेगा कि फालतू में ही कर रहे हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी ना आए, बट आपका जो नॉलेज है वो इतना होलिस्टिक हो जाएगा कि दुनिया में फिर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे. सो प्लीज कनेक्ट योर पॉइंट्स टू एवरीथिंग. नाउ so this is how I used to read my newspaper. और इसके बाद भी, so in order to retrieve the information fast, जल्द से जल्द उस information को हाथ लगने के लिए मैं क्या करता था, मैं एक फोल्डर मेंटेन करता था, बहुत सारे फोल्डर्स मेंटेन करता था. सो एक फोल्डर हो गया कि पॉलिटी का फोल्डर, कि कुछ भी अगर पॉलिटी के ऊपर आ गया, एनी एनी न्यू एक्ट, एनी न्यू बिल, एनी न्यू एक्सेट्रा, anything related to polity, like the governor example I gave, president, whatever, any article based on these, I would write notes, I would put it in polity के फोल्डर में. ठीक है. देन ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एक फोल्डर होता था जिसमें थोड़े कम आर्टिकल्स आते थे, बट अगर मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था तो मैं उस पर डाल देता था. कई बार मैंने जो न्यूज़पेपर में आए हुए मैप्स वगैरह, उसके ज्योग्राफी को मैंने वर्ल्ड मैप पे रख के उसका प्रिंट आउट लेके मैंने इस फोल्डर में डाले हुए हैं. सोशल इश्यूज का मेरा एक फोल्डर था. सो ऑल योर सोशल इश्यूज, एनी caste issues, etc., which get reported in the newspaper and which are factual, etc., that can be stored. Ethics का एक folder, science and technology, defense एक folder, international relations एक folder. So once you have these folders, then it becomes very easy for you to revise. आपने मान लीजिए 1 महीने पढ़ा और पॉलिटी में कुछ 10 पेज आ गए. Just after 1 month, all you have to do is pick up those 10 pages and read through them for the next half an hour. Your polity is revised. So then you do not have to depend on
कोचिंग मटेरियल जो एवरी एवरी मंथली और मंथली करंट अफेयर्स और ये सब आते हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू देम दैट्स गुड आल्सो, बट दीज आर योर ओन नोट्स, ये आपकी मेहनत है, ये आपने खुद बनाए, ये आपसे कोई छीन नहीं पाएगा और कोई और इसको रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स वेरी इट shows your hard work. So the monthly current affairs magazines etc can be an addition to all of this, but if you do this it will take time, but it will give you a lot of confidence. और जब आप लिखते हो, because just reading something will not make you remember things, reading and writing and then refreshing it repeatedly will make you remember things. So do it and underline in the newspaper also. Newspaper को भी गंदा करो जितना गंदा कर सकते हो, नहीं तो you will not be you will not be feeling that you are doing progress. So this was about how to prepare for current affairs. Now I also had a very peculiar way of preparing for essays. बहुत अलग तरीके से मैंने essays के लिए प्रिपेयर किया था. तो मैंने क्या देखा था कि essays में जो है जनरली टॉपिक्स जो है यू कैन डिवाइड योर टॉपिक्स. आजकल पिछले साल और पिछले से पिछले साल काफ़ी अलग टॉपिक आए थे, बट मोर और लेस टॉपिक्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. जैसे वन ऑफ द टॉपिक्स, अगर मैं कुछ टॉपिक्स बोलूँ, चिल्ड्रन कैन बी वन टॉपिक, चाइल्ड इश्यूज दैट कैन बी वन टॉपिक, वुमेन इश्यूज कैन बी वन टॉपिक, then secularism can be one topic. So let us say water can be one topic. So things like that, unemployment can be one topic. So these are like very big topics जिसमें आप पूरी मतलब 1000 पेज भी लिख दो तब भी कम है. तो इन टॉपिक्स में आई स्टार्टेड गैदरिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल कि जो मैं ऐसे में रेप्लिकेट कर सकता हूँ, और ये मटेरियल मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे को मिलता था योजना के मैगजीन से. सो योजना मैगजीन्स आर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. प्लीज रीड ऑल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, स्पेशली जो अभी रिसेंटली आया हुआ इकोनॉमिक सर्वे है. प्रीलिम्स में देर आर क्वेश्चंस व्हिच हैव डायरेक्टली बीन पिक्ड अप फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. प्लीज रीड द बजट, प्लीज रीड द इकोनॉमिक सर्वे. अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, एटलीस्ट द फर्स्ट पेज ऑफ ईच बुक, फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ ईच बुक, एंड देन द समरी ऑफ द सर्वे विच आर पब्लिश्ड, वो तो आपको करना ही पड़ेगा. इसके अलावा इफ यू कैन गो रीड द बुक ऑल्सो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. इट विल गिव यू अ गुड पिक्चर ऑफ द एंटायर economic outlook of the country. Then योजना मैगजीन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और योजना मैगजीन्स जनरली किसी टॉपिक पे आते हैं कि अगर चाइल्ड इश्यूज पे है इस महीने योजना के टॉपिक, then there will be like all dignitaries who will write on the child issues. So all you have to do is last 1.5-2 साल के आप योजना उठा लीजिए एंड गो थ्रू द मेजर टॉपिक्स. जो भी आपको लगता है कि इस पे ऐसे आ सकता है, काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे, हर महीने का एक टॉपिक, ऑलमोस्ट 24 टॉपिक्स यू विल हैव फॉर द लास्ट 2 years. You just take out that योजना जो which you feel that can be important. उसमें से I think every योजना will have 15-20 articles. उसमें से just select any four or five, that is up to you, and maintain a separate notebook for essays. 4 or 5 articles select कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, उनके synopsis वगैरह उसमें लिख लीजिए. So that will give you a very broad view of the topic of essay. Say I remember there was one योजना on women rights, women issues etc. So मैंने वो उठाया, उस पे जो फोकस आर्टिकल था वो पढ़ा, और ऐसे 4 आर्टिकल मैंने पढ़ के उसमें अंडरलाइन करके एक नोटबुक में मैंने लिख लिए. And then what I did was, if the topic is women, now you can think in very broad terms. First is women related, what are the rights of women in our constitution? So just note down all the rights pertaining to women, or where women are mentioned in the constitution. So one is Indian constitution. Second is our statutory laws. What are all the laws that are pertaining to women rights, etc. So you write all the rights that pertain to women laws, etc. Then what are some international conventions and international practices regarding women rights? Just gather them. Are there any UN reports? Are there any reports by WEF or UNDP based on women rights? Where does India rank on them? So जेंडर गैप डेवलपमेंट रिपोर्ट एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो मैंने पढ़ा था. उसमें जो फैक्टर्स होते हैं, हेल्थ, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड पॉलिटी, HEEP. सो यू हैव टू रिमेंबर देम. उसमें इंडिया का रैंक क्या है, वेयर आर वी सफरिंग. सो ये सब इफ यू राइट डाउन एंड देन गैदर सम कोटेशंस आल्सो कि some important people what have they said regarding to women rights and regarding women issues, you gather them. Then now what you have is a good 10-20 page document in your notebook regarding women issues. इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं एक ही जगह पे, स्टैट्यूटरी लॉस है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, और
you have all your major issues. जब आपने योजना के आर्टिकल्स पढ़ लिए वो मेजर इश्यूज है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, इंडियन रिलेटेड वुमेन के एग्जाम्पल्स वगैरह भी आप लिख सकते हो. सो बिफोर 2 or 3 days before your essay exam or whenever you are giving your mock essays, you can go through these things. Now, any issue related to women, any topic related to women on an essay, you can use these facts. What we have gathered is facts relating to women, which can be used anything. So the essay can be very philosophical one as well. The essay can be say, women these days are doing work much better and are going in places where even men could not possibly be. This could be the topic of essay. अब क्या आप इसमें can you not write that India as a country has always recognized the rights of women? And these are the following examples. Some constitutional provisions of, say, equal pay for equal work. So such things are enshrined in our constitution since way back. So if you mention these, if you gather these facts, revise them several times, then you will have a lot of information. Because essay generally हमें लगता है कि essay is a art of writing, it is a art of your literature skills, etc. But in UPSC, I don't think so. In UPSC, essay is a platform where you can showcase your knowledge, not just your literature knowledge and your writing aspect, but also your knowledge about other things. So gather Yojana magazines, gather information about topics like these, and you will definitely go at places. And essay में आपको बहुत this will help a lot. So these are the points I wanted to cover. So न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और आपको मेंस में ऑप्शनल को क्यों ज़्यादा हैसियत देनी चाहिए, एंड along with how to prepare for essay. Now we'll go ahead and take up some questions if anybody has any questions. Now I'm seeing some questions in the chat box. I'll try to address them one by one. अंकित यादव जी ने बोला है कि I'm going in pre-board. What should I study and do for qualifying UPSC IAS? Which board should I choose? ICSE. It does not really matter अंकित कि आप ICSE चूज करते हैं, CBSE चूज करते हैं, बट जनरली सजेस्ट किया जाता है कि CBSE के उनसे जो हम पढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सपेक्टेड है कि CBSE के उससे आते हैं. So if you have a choice and you can opt for it, then I would advise you to go for CBSE. Pratik is saying, I'll give mains in 2021, but couldn't clear. Can you please give some suggestions? I've just given Pratik. Concentrate on your optional. Ensure that you are perfect in your optional. मैं किसी भी दिन आपको optional का exam दे दूँ, you should be able to score 300. And if you have science-based options or maths-based options like mechanical engineering, mathematics, then you can also predict your score. So पुराने साल के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना और ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करना. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. Manish is asking about how to correct spelling mistakes in English language. मनीष जी आप थोड़ा ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए. इंग्लिश मैंने जो बोला है नोट्स वगैरह लिखने को, प्लीज़ ट्राई टू राइट डाउन इन पैराग्राफ्स. If the language and spelling mistakes is a concern, start writing in paragraphs and check them once you're done. उसको एक और बार चेक कीजिए और एक और बार लिखिए. And you can use apps like Grammarly etc. in your laptop if you're using a laptop. उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा. Harvinder Singh ji, I've just read your question. See, I understand, I relate with your pain, क्योंकि किसी के लिए भी का ये करना आसान नहीं होता. सो इसमें तो हम यही बोलेंगे कि अभी भी यू हैव टाइम, अभी भी यू कैन, आई मीन नथिंग इज लॉस्ट. जिसने मेंस दिया है, जिसने इंटरव्यू दिया है और वो नहीं क्वालिफाई हुआ, he or she also has to give the prelims again this year. So और आपको भी एक प्रीलिम्स देना है इस बार.
सो माई एडवाइस वुड बी प्लीज़ स्टडी विथ योर फुल एफर्ट। एक अटेम्प्ट तो हमें देना चाहिए ना, फुल एफर्ट के साथ, जितना भी पूरी शिद्दत के साथ, कि हम बोले कि यार भले ही हुआ नहीं था लेकिन पूरी मेहनत तो की थी। सो माई ओनली रिक्वेस्ट इज, यस लाइफ कैन बी वेरी डिलैपिडेटिंग समटाइम्स, बहुत डिप्रेसिंग सा भी लगता है कि हमारे दोस्त वगैरह काफ़ी आगे निकल गए। जो मेरे बगल में बैठता था उसकी आज 2-3 करोड़ की रुपए की पैकेज है। सो समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिप्रेसिंग ऑल्सो, but it is all worth it. Last में once you succeed, once you become what you want to be, then you will feel very happy and you will feel very satisfied. And finally, that is the goal of all our endeavors in life. So please don't get depressed. And the more you say that to yourself, that I am getting depressed, the more you will be. I'm sure आपके काफ़ी hobbies हैं। मैं जैसे I play guitar, I play football, and these days I'm going to the gym as well. So please invest in some healthy hobby. Please start going to the gym or start doing yoga or start running if you like running. कोई sport आप खेलना start कीजिए। हार जीत जिंदगी में होती रहती है। It's not that all the people who have attempted UPSC are today UPSC civil service exam are today successful. Many who have not qualified, they went on to become even more successful, much more richer and much more happier in life. Many who have joined the services have left also, thinking that ये मेरे लिए नहीं है बाप रे, मैं बाहर ही ठीक हूँ, मैं कुछ और कर लूँगा। सो प्लीज़ डोंट बी अपसेट अबाउट द रिजल्ट्स। हमारा कर्तव्य कोशिश करना हम करते रहेंगे। सो एक और बार अगर करना हो अरविंदर सिंह जी, तो प्लीज़ इट इज़ आवर ड्यूटी टू डू इट। सो Dominic Dominic Tashidoji is asking for some prelims tips. Prelims tips as such तो अभी मेरे दिमाग में तुरंत कुछ आ नहीं रहे। See, prelims में you have to understand that guesswork helps. प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन अगर हैं तो इट इज़ बेटर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अ पर्सन अटेम्प्टिंग 50 क्वेश्चंस एंड अ पर्सन अटेम्प्टिंग 80 क्वेश्चंस, ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि जो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है वो क्वालिफाई होगा। बिकॉज आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो -2 होता है। But you have a lot of you should have a lot of faith in your intellectual guessing work. So there are 4 options, आंसर भी आपके सामने है। आपको एलिमिनेशन मेथड से भी इफ यू कैन रीच द आंसर, देन you can reach there. So there are a lot of questions, a lot of people have also spoken about it. Intelligent guessing is a thing, it works, and you should not do it every time. You should not do it whenever there is a huge risk. बट प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि 2 तो गलत है, इन दोनों में से कोई एक है, या ये दोनों तो पक्का सही है, इन तीनों में से कोई एक है। तो once you are narrowing it down to probabilities of more than 50%, then go ahead and take the shot. So prelims में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए and take the shot whenever you feel of correct answer more than 50% choice. So 4 में से आप दो दो आप एलिमिनेट कर चुके हो, सिर्फ 2 में चूज करना है, तो आप बिंदास कीजिए, कोई बात नहीं। अगर नेगेटिव हुआ भी तो it is more likely that you will succeed there. And one person had asked about CSAT exam. So I completely forgot about it. यार मैं तो इंजीनियर हूँ, तो मैंने तो सीसैट के लिए ऐसे सच कोई अलग से तैयारी नहीं की थी। बट आई एम बीइंग टोल्ड दैट दिस ईयर सीसैट हैज़ बिकम वेरी टफ, ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ कैट एग्जाम। सो अगर कर सकते हो तो पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह कर लीजिए, बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड maths वगैरह you can just brush up before the exam. I would not say do it before 1 year and all of that. I mean, yes, if you are weak, then you should. If you are weak in things like this, you should do it. And I'm talking to all engineers and people who have maths. ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके सिर्फ इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस और लॉजिक रीजनिंग पे और मैथ्स के क्वेश्चंस करके मत आ जाना। इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशंस बहुत आसान आते हैं एंड दे आर वेरी इजी टू सॉल्व एंड दे आर लाइक फ्री के मार्क्स, तो उनको छोड़ के मत आ जाना। आई इनफैक्ट एडवाइस किया 50% टाइम आप इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन में इन्वेस्ट करो और बाकी 50% देन यू कैन गो फॉर योर मैथ्स। एंड बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन आसान होते हैं बट उसमें टाइम लगता है, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू अराइव एट आंसर एंड देन टिक मार्क, एंड यू डू नॉट हैव एनी मेथड टू डिफरेंशिएट द 4 ऑप्शंस विदाउट अराइविंग एट द आंसर। बट कॉम्प्रिहेंशन जो है
पड़ा हुआ है, ऊपर का एक पैसेज है, नीचे 4 ऑप्शन है, तो आप ईज़ी बहुत आराम से यू कैन स्कोर देम फास्टर। So please don't miss out on comprehension. And another thing about CSAT is यार CSAT में नहीं फेल होना चाहिए, that is like a crime, because आप पूरी मेहनत करके सब कुछ करके, because CSAT is a qualifying exam, so please understand that अगर आप सब कुछ करके आप क्वालिफाई भी नहीं हुए, then you are not even in the competition, you are not even in the race to begin with. So CSAT एक, और दूसरा जो ऑप्शनल में जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, so some people have Hindi, some people have Telugu, so whatever, please do qualify in that. अगर आप क्वालिफाई नहीं होगे then it will be very difficult. आपका पूरा मेहनत एक साल का, it will get washed away. Do not You cannot afford to fail in, you cannot afford not to qualify in these exams, these 3 exams, 2 language exams, एक इंग्लिश का और एक इसका जो क्वालिफाइंग होता है, and one CSAT. So you have to qualify these exams. Otherwise, you are never in the race. Yeah. If there are any further questions, you can ask me now, or else we can wrap up the session. We still have about 5 to 10 minutes. Yes, Manish. अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप, आपकी मर्जी है, आप हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं एग्जाम, नहीं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं. But is it possible to crack the exam? Definitely. Some of my batchmates have cracked it with जो इंग्लिश मीडियम के, उन्होंने जो हिंदी मीडियम के मेरे कुछ बैचमेट्स, they have taken English medium and they have cracked the exam. So ऐसे एग्जाम्पल्स भी है, बिल्कुल पॉसिबल है. देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल इन दिस. सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड गिव द एग्जाम एज पर योर चॉइस. किसी के बोलने की वजह से आप इंग्लिश मीडियम ले लेते हो, वैसा नहीं होना चाहिए. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप दे सकते हो, तो बेशक आप दीजिए, और दीजिए, नहीं तो आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं. Durva Snewari is asking how to read Indian polity. See, Indian polity is one of the most interesting subjects. सबसे पहले तो you should read the NCRTs जो 11th class 11th 12th के हैं. There is one good, very good Indian NCRT called the Working of Indian Constitution. Please read that book. उससे आपके बेसिक्स जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे. So the basics of Indian working of Indian Constitution, that is a very wonderful book, very small book, 11th class की NCRT है वो पॉलिटी की, and you will love it. And उसके बाद जो है आपको लक्ष्मीकांत will be a cakewalk. I mean, you will understand a lot of things. You still have to memorize लक्ष्मीकांत, but आपको समझ तो आएगी पॉलिटी. And polity is the only thing in the static part of prelims के syllabus में जो आपको actually थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. There is logic to it. Polity was framed by, polity is nothing but our constitution and the laws, etc. So polity constitution was framed by our freedom fighters after a lot of thought and everything. So there is logic to the constitution. There is logic to every provision in the constitution. What is what, why is there, everything. So once, if you are someone who enjoys logic and who enjoys derivation from a very basic principle to the next, then आपको polity में बहुत मजा आएगा. और it is somewhat algorithmic, and I feel that polity is the only subject जहाँ आपके प्रीलिम्स में यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100%. आई मीन, अगर पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, यू कैन स्कोर 20 ऑन 20 इन पॉलिटी. दैट इज द ओनली सब्जेक्ट. यू कैन नॉट डू दैट इन हिस्ट्री, यू कैन नॉट डू दैट इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स में वो घुमा फिरा के कुछ दे देते हैं, और मोस्ट इकोनॉमिक्स डू नॉट एग्री ऑन वन थिंग. एंड देन हिस्ट्री, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू हैव नॉट रेड इन हिस्ट्री, एंड विच इज वेरी इजी टू ब्रिंग अप. सो बट पॉलिटी में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज पॉलिटी का सिलेबस इज लिमिटेड. इतने आर्टिकल्स हैं, इतने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल्स हैं, इतने सेक्शंस हैं, आपको वही पढ़ना है. सो वही आएगा स्टैटिक पार्ट ऑफ द पॉलिटी से. सो इट इज़ फेयरली ईजी, एंड सम जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हिच यू कैन ऑलवेज रेफर टू. सो पॉलिटी अगर आपकी स्ट्रांग हो, देन योर पेपर विल बी ईजी एंड यू विल एंजॉय द पेपर एज वेल. सो हाउ टू रीड? फर्स्ट रीड द एनसीईआरटीज, देन रीड द पॉलिटी. लक्ष्मीकांत अंडरलाइन कीजिए, उसी बुक पे लिखिए, बार बार पढ़िए. फंडामेंटल राइट्स बार बार पढ़ो, डीपीएस भी बार बार पढ़ो, जब तक वो रट ना जाए.
आपको पॉलिटी रटना है दोस्त। आपको किसी और वहम में मत रहो कि एक बार पढ़ के याद करके लॉजिक दिमाग में रख बैठ जाऊंगा। आपको पॉलिटी रटना पड़ेगा कि कौन किसको अपॉइंट करता है, कौन किसको लेटर भेजता है रेजिग्नेशन के लिए। आपको हर चीज़ रटनी पड़ेगी और वो टाइम लगेगा थोड़ा, बट यू विल गेट दैट। How is my life changed before and after clearing the exam? Thanks for the question, Nikhil. It is uh, it is both good and bad. Bad in the sense that your life is no more personal; it becomes somewhat social and professional. Everybody starts associating with you, and it is good because there's a lot of respect I've got from this service, and there's a lot of good work that you can do. So if I can tell the work that I've done as a municipal commissioner, then it has only been a year that I've joined this post, but so far I've built some 10 parks, 10 public parks. I was responsible for building a suspension bridge, which is a good tourist attraction, which has become a good tourist attraction spot here. I am responsible for daily sanitation activities and some large projects. We built a new municipal building office for the corporation. So there's a lot of scope for ingenuity, and there's a lot of discretion, and you can impact the lives of people, lives of public at large with your small decisions, and it will give you a lot of fun. And I am telling you, in the entire country, there is no job like the IAS which can give you access to such senior positions in such a short span of time. हमारे कॉर्पोरेशन में there are directly about 1,500 employees who work under me. So it is a very powerful post, and it is a very important post with a lot of responsibilities, and people look up to you, and there's a lot of uh, responsibility on your shoulders, but it is also a lot of fun. So that ways, this job is very peculiar mix of interesting things, and all the people who have come here have enjoyed it. So I think with that question, we can wrap up the session. Thank you so much, all the aspirants. Thank you so much for listening to me. And I once again would like to thank UPSC Time for giving me this opportunity. And if you guys have any further doubts or you want to reach out to me, you can always connect to me on Instagram or Twitter or anywhere. I'm available in all platforms as Adarsh. So please feel free to reach out to me. And I hope that this session was of some importance to all of you. Thank you so much.